करेगी मोदी जी को बात। और दूसरा, रविशंकर प्रसाद जी जो कह रहे थे कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, भाई आप ही का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीजेपी की मां है आरएसएस, वो तो कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक है नहीं, संपादकीय में कह रही है अपने। तो पहले उनसे तो पूछे जाके, नीतीश कुमार से तो बाद में पूछिएगा। तो मुश्किल यही है राजीव जी की विपक्षी एकता ही केवल एकमात्र का है। और उस इंटरव्यू को आप देखना मत भूलिए इस ठीक कार्यक्रम है और उस इंटरव्यू को आप देखना मत भूलिए इस ठीक कार्यक्रम के बाद क्या कुछ होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पैरेलली, क्यों लोग कर रहे हैं उनका विरोध, इन तमाम सवालों का जवाब ठीक इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू में आप देखेंगे। तो उस इंटरव्यू को भी जरूर देखिए। इस कार्यक्रम के बाद प्रशांत टंडन जी का इंटरव्यू है, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन बढ़े हम आगे और आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, क्या विपक्षी एक जैसा बता रहे हैं अभी प्रशांत टंडन जी कि अगर ये धरातल पर आ जाए, जो अब 2-3 दिन की बात है, उसके बाद बहुत सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। 3 महीने पहले चुनाव करवाना किसके हक में जा सकता है? अगर ऐसे देखा जाए, अगर भारतीय समाज शास्त्र को देखा जाए, सामाजिक संरचना को देखा जाए, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखा जाए, उसमें लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं उस हिसाब से भी देखा जाए, तो क्या लगता है आपको कि चाहे आप जल्दी करवाइए या बाद में करवाइए, इस बार बहुत आसान नहीं होगा आपके लिए चुनाव, ये माना जाए? राजीव जी, आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं 2 बातें जोड़ना चाहता हूं। मनोज मुंतशिर ने जो अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट प्रधानमंत्री से मिला, मुझे लगता है कि जब सूरज ढलान पर होता है तो बाणों की परछाई बहुत लंबी हो जाती है। मनोज मुंतशिर कुछ ऐसे ही लोगों में है और ये दरअसल हमारी सियासत की सांधबेला है। इसमें ऐसे ही बाणों का कद लंबा दिखाई पड़ रहा है। माने होता यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा चिंतक हो तो ऑब्वियस है, या राजनीति को समझने वाला हो, या देश की परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई मंत्र देने वाला व्यक्ति हो, तो उससे प्रधानमंत्री को बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मनोज मुंतशिर क्या है, ये आज तो पूरा देश जान गया है। दूसरा, नरेंद्र मोदी जो अभी टाटा बाय बाय करके गए हैं मणिपुर को, जलते हुए मणिपुर को, और मुझे लगता है कि इस पर बात करना भी बेईमानी। कोई मोदी जी ने पहली बार ये नहीं कर रहे हैं कि हम उनकी आलोचना। नोटबंदी के समय पूरे देश को कतार में लगा दिया मोदी जी ने, अपनी मां को भी लगा दिया कि ताकि लोगों को लगे, और उसके बाद गोदी मीडिया घुटनों पल पर बैठ करके वो जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहा था कि देखिए ये है देशभक्ति, मां को लाइन में लगा दीजिए। मोदी जी ने मजाक उड़ाया लोगों का, जो पहले कह रहे थे कि अगर कोई हमसे गलती हो तो चौराहे पर खड़े होकर के सजा दे दीजिएगा। वो कहते हैं कि लोगों की शादियां टूट गई, और जिस अंदाज में वो कह रहे थे, मैं तो उस तरह के हाथों का इशारा भी नहीं कर सकता। वो मोदी जी कोरोना काल में कहां थे? लगभग अदृश्य दिखाई पड़ रहे थे उस समय, जब गलवान में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, और यह सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि कितने भीतर तक चीनी सैनिक घुस आए हैं, उस समय भी मोदी जी गायब थे। तो मोदी जी कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करते। इसलिए मैं गांधी के शब्दों में कहूंगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो बेहद डरपोक और कायर होते हैं, जो परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। हाँ, ये जरूर है कि वो विभाजन करके सत्ता परक राजनीति करने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। जो आपका सवाल है, ये मैं इंद्रप्रस्थ बनाम पाटलिपुत्र के बीच सीधी लड़ाई के रूप में देख रहा हूं। पाटलिपुत्र वो जिसका इतिहास बुद्ध की धरती के रूप में है, जिसका इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य की धरती के रूप में है, जहां पर सामाजिक न्याय की राजनीति जाकर के केंद्रित होती है, जो जेपी के आंदोलन की भूमि है, वहां पर विपक्ष जाकर के एकजुट हो रहा है, और विपक्ष ही एकजुट नहीं हो रहा है। इस देश का आम आवाम
जिसको आपने 81 करोड़ लोगों को कतारबद्ध कर दिया 5 किलो राशन लेने के लिए, और मोदी जी 8,000 करोड़ के वायुयान में घूम रहे हैं। वो पूरा आवाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। कहीं मजबूरी हो सकती है, वो जो डर पैदा किया गया है, वो जो नफरत पैदा की गई है, ये जरूर है कि वो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अगर आप उसकी नब्ज टटोलेंगे तो आवाज एक ही आती है कि इनसे कैसे मुक्ति मिले। जो पाटलिपुत्र में होने जा रहा है वो दरअसल इस देश की आवाम को मुक्ति के लिए एक तरह की वो विपक्ष की बैठक है कि कैसे जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। और वहां पर राहुल गांधी की उपस्थिति, जो अमेरिका से लौट करके आए, जो अभी टंडन जी कह रहे थे कि वहां पे क्या होगा, ये राहुल गांधी की उस पूरी यात्रा की छाया में नरेंद्र मोदी की यात्रा होने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोल पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नरेंद्र मोदी जो प्रवासी भारतीय हैं उनको किन शब्दों में संबोधित करेंगे? क्या लोगों के सवालों देंगे? ये सवाल भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब खड़े हो रहे हैं। वो राहुल गांधी जो आज देश में सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकॉन बनकर के उभरे हैं, वो राहुल गांधी जो विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज के रूप में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, वो राहुल गांधी पाटलिपुत्र में होंगे। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां पर मैं पिछले 6 महीने पहले कहता था कि इस देश में दलित एजेंडा गायब हो गया है, वो दलित, वंचित और आदिवासियों की आवाज के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे और नीतीश कुमार की अपनी सामाजिक न्याय की राजनीति, ये जो गोलबंदी होगी, वो इस देश की जो फासिस्ट सत्ता है, जो इस देश की जो हिंदू राष्ट्रवादी सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी। और इसीलिए चुनाव चाहे आप जनवरी में करा लें या मई में करा लें, मुझे लगता है कि सत्ता का जाना तय है, क्योंकि लोगों का मानस अब बन चुका है। राहुल गांधी के बारे में धारणा आप लोगों की बदल चुकी है और इसीलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो चुनाव का समय आए और कब वो इस सत्ता को उखाड़ फेंकने में अपनी भूमिका अदा कर सके। जी, कब वो अपनी भूमिका और खासकर आगामी चुनाव को लेकर के। और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी सबसे लास्ट में बोलने वाले हैं, जो अभी जो समय और कौन कैसे बोलेगा, कब बोलेगा, शुरुआत में आपके सामने रख भी रहा था। तो जो विपक्षी एकता है, उस जो बैठक होने वाली है, उसमें जो स्वागत भाषण है वो नीतीश कुमार देंगे और यहीं से एक उस बैठक की शुरुआत होगी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, बाकी लोग हैं और सबसे लास्ट में राहुल गांधी को बुलाया गया है, बिल्कुल वैसे चीफ गेस्ट आता है। तो क्या राहुल गांधी को इस